Everyone, welcome to all of you to the online platform of Karma IS Academy. And once again, I welcome to all of you to the great marathon for prelims 2026. And this marathon is going to be much beneficial for all of you in respect of forthcoming exam of MPPSC prelims that is expected to be held on 26th of July 2026. आप सभी का कर्मा आईएएस द्वारा महा मैराथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक, चलिए आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस करते ही हैं अपनी शिखर सीरीज में, आज फिर आपके साथ आए हैं को लेकर के, और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है कि वे हमारे साथ मतलब हमारे बहुत अच्छे टॉपिक हों, ताकि हम आगामी एग्जाम में उनसे संबंधित चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं और परीक्षा में माइनस मार्किंग वाली परीक्षा में उनके बेहतर उत्तरों को हम लोग लिख पाएं। ठीक है, तो लिख पाएं और टिक कर पाएं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आगे सब लोग, चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने हमेशा ही क्लास में बोला है और आज भी आपसे यही चीज मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आयोग ने अपने टेम्परामेंट को चेंज किया है कि उन्होंने अब से माइनस मार्किंग वाला वो जो रेशो पकड़ा है, उसका मतलब ये है कि अब हमको अपनी तैयारी को एकदम से क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर तैयारी क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, खुशबू गुड इवनिंग, तो जी तैयारी क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी तो हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत होने के चांसेस हैं, और अगर हम ज्यादा क्वेश्चन गलत करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। परीक्षाओं में हमको लॉस हो सकता है माइनस मार्किंग के सेगमेंट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। इनमें से किस सूफी संत को सुल्तान उल औलिया की औलिया कहा गया? अब जैसे सूफियों से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सूफियों से क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रही? क्या नहीं क्रिस्टल क्लियर हो रही? क्रिस्टल क्लियर ही तो चाहिए अपन को। चलिए बताइए ना, क्या क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है? आई एम हियर to make you crystal clear about your study. बताइए इंदु। बिल्कुल सही है। अब देखिए, सूफी परंपरा को जब हम पढ़ते हैं तो सूफी परंपरा की सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। एक तो सूफी चीजों में बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं। जब भी हम पढ़ते हैं कि सूफी परंपरा भारत से बाहर स्थापित हुई और मोइनुद्दीन चिश्ती उस चिश्ती परंपरा को भारत में लेके आए, और जब मोइनुद्दीन इसको लेके आए तो उन्हें गरीब नवाज कहा गया, गरीब नवाज। और इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना सेंटर ऑफ एजुकेशन बनाया, और उसके बाद प्रिपरेशन धीरे धीरे करके होगी, चिंता ना करें हिंदू, एकदम से होगी। तो जैसे उन्होंने उसका सेंटर बनाया और फिर धीरे धीरे करके उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, और उस समय और भी बहुत सारे सूफी संत उनके साथ आए। जैसे एक बख्तियार काकी थे, एक बुरहानुद्दीन थे, बाबा फरीद थे, और ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन जो मोइनुद्दीन थे गरीब नवाज, उन्होंने बाबा फरीद को ही अपना वो बनाया उत्तराधिकारी, सक्सेसर। फिर बाबा फरीद के बाद उनके दो शिष्य हुए। इनके बाद बाबा फरीद और बाबा फरीद के दो शिष्य हुए, एक हजरत निजामुद्दीन औलिया और एक हजरत अलाउद्दीन साबिर। तो निजामुद्दीन जो औलिया थे, इनको कहा गया महबूब ए इलाही। ये एग्जाम में खूब पूछा गया है। इनको एक दूसरा टाइटल भी मिला जो मैंने पूछा है, सुल्तान
उल औलिया, ये भी सूफी सिलसिले ही से थे। और फिर थे गेसुदराज, और इनको कहा गया बंदा नवाज। ठीक, अमीर खुसरो को कहा गया तूती ए हिंद या हिंद का तोता। तो सूफियों के अपने जो एक्सपोनेंशियल थे उसके आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए गए। उन्हीं नामों के आधार पर ये उनके लिए एक परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों की मैं चर्चा कर रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया। औलिया के एक और शिष्य थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती, जिनका मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है। तो सलीम, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया को इतना ज्यादा बेहतर तरीके से समझते थे और इतना मतलब उसको इतना क्लोजली मानते थे कि जब औलिया की डेथ का समाचार मिला तो अलाउद्दीन अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, नेक्स्ट, भक्तिकालीन संत तुलसीदास का वास्तविक नाम क्या था? तुलसीदास को हम रामचरित मानस के लिए याद करते हैं। बाबा तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की, और ये रामचरित मानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की। और इस रचना के बाद वो अत्यंत प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म सूरों में माना जाता है, इटावा के पास सूरों में, और उनकी डेथ हुई बनारस के 80 घाट पर। 80 घाट पर उनकी डेथ हुई। और उनका एक्चुअल नाम था रामबोला दुबे। रामबोला दुबे उनका नाम था। रामतनु पांडे और तन्ना मिश्र, ये तानसेन के नाम दोनों माने जाते हैं, और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है रामतनु पांडे। भोलाराम तिवारी एक पात्र है जिसको हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा यूज किया है। रामबोला दुबे 1589। वेरी गुड पवन, बहुत सही। ठीक है, समझ गए आप लोग? हमें एक्चुअल में जो चीज हम पढ़ते हैं, जो लीक चली आ रही है ट्रेडिशन, उससे थोड़ा सा हटके पढ़ना है। अक्सर हम जब भी तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं, भक्ति काल की चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि भक्ति काल में उन्होंने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, है ना, पदावली लिखी, सब कुछ लिखा उन्होंने, किस भाषा में लिखा, किसके समकालीन थे ये भी लिखा, सब लिखा। लेकिन एक्चुअल में हमको ये भी पता होना चाहिए कि जब वो लिख रहे हैं चीजों को, तो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं और उनका संबंध किस किस से है। तो उनके जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और उनका वास्तविक नाम, ये तो एटलीस्ट हमको पता ही होना चाहिए भक्ति काल के जितने भी संत हैं उनके बारे में। नेक्स्ट, भारत में मंगोलों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ठीक, मंगोल आक्रमणकारियों में चंगेज खान सबसे बड़ा आक्रमणकारी था, जिसने 1155 से 1227 तक उसका शासन क्षेत्र रहा है, शासनकाल रहा है। और चंगेज खान ने 1220 तक भारत के सिंध क्षेत्रों की ओर आक्रमण किया था। एक्चुअली में उसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का नहीं था। वह जो ख्वारिज़्म शाह का जो वो था, उसका पीछा करते हुए आया, है ना। तो जब उसका पीछा करते हुए आया, जब वो चला गया तो वो भी यहाँ से वापस चला गया। अलाउद्दीन के समय नहीं हुआ, पहला इल्तुतमिश के समय हुआ, क्योंकि ये 1220 में हुआ था। 1220 में जब ये यहाँ पहुंचा था सिंध में चंगेज खान, तो उस समय उसकी सीमाओं तक ये पहुंच गया था। और इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर के 1236 तक शासन किया है, इस समय तक। ठीक, इसके बाद भी बहुत सारे आक्रमण हुए। तो भारत की सीमा में पहली बार मंगोलों का प्रवेश इसी समय हुआ है, इल्तुतमिश के समय पर। और ये कहां पर हुआ था? सिंध में हुआ। किसने किया था? चंगेज खान। चंगेज खान ने किया था। ठीक, और उस समय शासक कौन थे? इल्तुतमिश थे। हालांकि उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आक्रमण इसी से माना जाता है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किसने किया, तो उसका नाम है तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो जो गयासुद्दीन ने लगभग 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल कर दिया। ठीक, भारत में मंगोलों से हम लोग प्रायः बचे हुए थे क्योंकि हिमालय था हमारे पास।
हिमालय के कारण से मंगोलों के डायरेक्ट अटैक से हम लोग बचे हुए थे। लेकिन डायरेक्ट अटैक से हम लोग कब तक बचते, मंगोलों का साम्राज्य धीरे धीरे करके यहां तक जब फैला, मंगोलों का जो साम्राज्य है जब वो इन क्षेत्रों से लेकर के इन क्षेत्रों की ओर फैल गया और जब उसकी डेथ हुई तो ये सब हिस्से बांट दिए गए। ठीक, उनमें से मंगोल जो चंगेज खान के वंशज थे उसमें से ये हिस्सा उसको मिला उसके बेटे चगतई को, जिससे चगतई तुर्क बने आगे चल के। ये हिस्सा मिला जोची को, ठीक, और ये हिस्सा मिला ओलगुई, और ये हिस्सा मिला तोलुई। तो ऐसे करके उसके हिस्सों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। और यहाँ जो तुर्की के क्षेत्र में जो बने रहे चगतई, तो वे चगतई तो थे लेकिन वे तुर्क क्षेत्र में रहने लगे तो वो चगतई तुर्क कहलाए। और यही चगतई तुर्कों में पैदा हुआ उमर शेख मिर्जा, और वही उमर शेख मिर्जा का बेटा जो आगे जाके बना वो बाबर कहलाया। ठीक है, और यही तैमूर लंग थे, वे भी चगतई तुर्क थे। तो इनका संबंध चगतई तुर्कों से रहा है। इल्तुतमिश इसका सही उत्तर होगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? कि जब मुगल काल आया तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। हालांकि ये अकबर के समय घोषित हुई फारसी, क्योंकि इससे पहले बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। हुमायूं के समय फारसी का प्रवेश हो चुका था, है ना, लेकिन अकबर के समय पर वो राजकीय भाषा हुई। और उस समय बड़ी संख्या में पुस्तकों का, संस्कृत की पुस्तकों का, अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद होना शुरू हुआ, इसमें फारसी में। तो अनवर ए सुहेली, ये फारसी अनुवाद है किसका? पंचतंत्र का। ठीक है, और रज्मनामा किसका है? महाभारत का। यारे दानिश किसका है? ये पंचतंत्र का ही है, दूसरा अनुवाद। मज्म उल बहरीन, ये अनुवाद नहीं है, ये पुस्तक है जिसे मुगल शहजादे दारा शिको के द्वारा लिखा गया। दारा शिको। ठीक, अब ये अब्दुल कादिर बदायूं ने किया, ये नकीब खान ने किया। ठीक, और इतने सारे अनुवाद हुए। उस समय बड़ी संख्या में पुस्तकों के अनुवाद किए जाते थे और लिखी भी बहुत सारी पुस्तकें गई, है ना। तो सही उत्तर होगा इसका रज्मनामा। रज्मनामा। इस समय कहते ना कि मुगल काल को साहित्य के पुनर्जागरण का साहित्य की परंपरा में दूसरा स्वर्ण काल, सेकंड गोल्डन एरा उसको कहा जाता है आफ्टर गुप्तास। या तो गुप्तों के काल में साहित्यों का बड़ी संख्या में वो हुआ, या फिर इस समय साहित्य का सृजन हुआ बड़ी संख्या में, तो इसको द्वितीय पुनर्जागरण कहा जाता है। रज्मनामा बिल्कुल सही है। और यहीं से फारसी परंपरा बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और उसमें अकबर का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि अकबर ने एक सहिष्णुता अपनाई जिसमें संस्कृत और जो फारसी थी उन दोनों के बीच नजदीकियां आई, जिसे हम लोग कहते थे कि यहाँ पर भाषाई सौम्यता देखी जाती थी, भाषाई नजदीकियां देखी जाती थी और सौम्यताएं देखी जाती थी। तो अकबर के समय ही अनुवाद विभाग हुआ और उस समय साहित्य पर खूब काम हुआ, है ना। तो इतना सारा साहित्य लिखा गया। और जैसे अब बाबर की पुस्तक है तुजुके बाबरी, वो भी उन्होंने उसमें फारसी में अनुवाद करवाई, बाबरनामा के नाम से अबुल फजल ने किया। और उसी समय नल दमयंती है, उसका अनुवाद हुआ। ढोला मारू है, बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद धीरे धीरे करके प्रारंभ उस समय हुआ। तो बड़ी संख्या में साहित्य को संरक्षण मिला, और हिंदी को भी मिला, संस्कृत को भी मिला। लगभग बहुत सारे साहित्यकारों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया। इसलिए इसको गुप्त काल के बाद दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है साहित्य की दृष्टि से। नेक्स्ट, एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज कर्मा आईएएस ने प्रारंभ की है। और इस
टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक टारगेट बैच भी यहाँ पर शुरू किया गया है, जो दिसंबर से शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि आगामी प्री परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना। अगर हम बच्चों को ध्यान से तैयार करेंगे स्पष्ट तरीके से, तो फिर हमको सारी चीजें मिल जाएंगी कि हम बच्चों को उसी लेवल की तैयारी और उसी फॉर्मेट में एग्जामिनेशन लेकर के प्रिपरेशन को आगे बढ़ते हैं, जिससे कि वो आगामी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब इसमें बहुत सारी कलाएं एक साथ आ गई हैं, तो मैं आपको समझा दूं। पहले एक है सांगी खेड़ा फर्नीचर, ये राजस्थान से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। मधुबनी पेंटिंग बिहार से है, बिल्कुल सही है, बिहार के मधुबनी क्षेत्र से ही है। और इसके अलावा इनबुअन युद्ध कला, ये मिजोरम से नहीं है, इसका संबंध वो मणिपुर से नहीं है, इसका संबंध मिजोरम से है, तो ये गलत हो गया। फुलकारी शिल्प कला, ये भी उत्तर प्रदेश से नहीं है, इसका संबंध पंजाब से है। पंजाब में महिलाओं के परिधानों, खास करके ओढ़नी और दुपट्टों पर फुलकारी बनाई जाती है। चिकनकारी जैसे लखनऊ से है, फुलकारी वैसे ही पंजाब से संबंधित है। तो इसमें दो गलत हैं, एक गलत नहीं है, है ना। इन दोनों को याद रखेंगे। इनबुअन एक कुश्ती है ना, इनबुअन एक कुश्ती है और इसका संबंध किससे है? मिजोरम से है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मार्शल आर्ट के बारे में। हमारे यहाँ जो प्रारंभिक मार्शल आर्ट है उसका नाम है मल्ल युद्ध। ये सबसे पुराना मार्शल आर्ट है मल्ल युद्ध। इसकी मल्ल युद्ध की दो शाखाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। एक मिलती है असुर और एक मिलती है धरनीपट्टम। असुर और धरनीपट्टम। असुर शाखा को की जो स्टाइल है उसको कहते हैं जरासंधी, और जो धरनीपट्टम है इसकी दो स्टाइल हैं, एक है हनुमंती और एक है भीमसेनी। ठीक, तो जरासंधी का संबंध महाभारत काल से है, मल्लयुद्ध का संबंध चाणक्य के काल से है। इसके अलावा मुष्टि युद्ध भी है। मुष्टि युद्ध अगर आप समझते हैं तो आज की स्थिति में उसको बॉक्सिंग कह सकते हैं। मुष्टि युद्ध ये शकों के कारण भारत में आई, शकों द्वारा भारत में इसकी आई, शकों के समय पर। ठीक, इसके अलावा कुछ युद्ध कलाएं हैं जैसे लाठी खेला, मर्दानी खेल, ये भारत की पारंपरिक युद्ध कलाएं हैं। कुरुतांडी, कुरुतांडी के अलावा है वलारी विसु, वलारी विसु के अलावा है कलारी पट्टू, कलारी पट्टू। इसके अलावा है गटका, थांगता, इनबुअन, बहुत सारी युद्ध कलाएं हैं। अब जैसे लाठी खेला है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है, कुरुतांडी आंध्र प्रदेश का है, वलारी विसु भी आंध्र प्रदेश का है, गटका पंजाब का है, थांगडा मणिपुर का है, इनबुअन है मिजोरम का है, कलारी पट्टू केरला का है। तो जो युद्ध कलाएं हैं पारंपरिक, वो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी युद्ध कलाएं भारत में बहुत प्रसिद्ध रही हैं। ठीक, इसको अलग, इसमें दो गलत है। मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है और इस पेंटिंग में हम लोग देखेंगे उसका एक्चुअल नाम होता है कोहबर। कोहबर इसका असली नाम है और इसे विवाह के समय, जिस घर में विवाह होता है उसकी दीवारों पर, खास करके नव दंपति जिस घर में प्रवेश करते हैं उसकी दीवारों से, इस मधुबनी पेंटिंग की दीवारों से उसको सजाया जाता है। ठीक, तो ये बिहार के मधुबनी क्षेत्र में है और एक्सट्रीमली फेमस है उस क्षेत्र में, अच्छी चीजें हैं उस क्षेत्र में। तो इसका संबंध, अवसर, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। जैसे सांगी खेड़ा के बारे में, जैसे एक वॉलनट फर्नीचर है, वॉलनट क्राफ्ट है, वो कश्मीर का है, मतलब अखरोट के छिलकों पर एक सुंदर कलाएं बनाई जाती हैं, तो वो कहां पर है? कश्मीर का है। कश्मीर में छत पर एक नीले रंग की स्पेशल सीलिंग बनाई जाती है, उसका संबंध भी कश्मीर से है। जो छतों की जो आर्ट है वो भी वहीं मिलेगी देखने के लिए। तो भारत में कलाओं के बहुत सारे विविध क्षेत्र हैं। जैसे हम एमपी में बात करते हैं तो एमपी में एक वीटल नट क्राफ्ट है,
सुपारी शिल्प है जो रीवा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, गुड़िया शिल्प है, तो गुड़िया शिल्प आपको झाबुआ में भी दिखेगा, ग्वालियर में भी दिखेगा गुड़िया शिल्प। जैसे मिट्टी बैतूल में दिखेगा आपको मिट्टी शिल्प दिखेगा। वहीं आपको अन्य क्षेत्रों में जैसे कास्ट शिल्प दिखता है, छिपा शिल्प दिखता है। तो एमपी हैज आल्सो बीन द प्रोमिनेंट सेंटर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ क्राफ्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो एमपी भी क्राफ्ट के मामले में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत फेमस क्राफ्ट यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला किस स्थल से प्राप्त होती है? सबसे प्राचीनतम चित्रकला कहां से हमको देखने के लिए मिलती है? देखिए, सबसे पहला 1880 में मिर्जापुर के कैमूर क्षेत्र में हमको चित्रकला के साक्ष्य हैं, जिनको आर्चीवाल कार्लाइल द्वारा हाईलाइट करवाया गया। ठीक, इसी संदर्भ में 1917 में पर्सी ब्राउन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग्स, एक तो ये बुक भी याद रखनी है। इसके अलावा 1954 के आसपास जीडी हंटर ने खोजा रॉक कट पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल। पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल। ठीक, 1958 में वाकणकर ने भीम बेटका की पेंटिंगों को खोजा, जहां से पता लगा कि यहाँ के जो शैल चित्र हैं, पत्थरों पे बनाए गए चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, वे लगभग 1 लाख साल पुराने हैं, 1 लाख वर्ष पुराने हैं। और इससे पुरानी प्रागैतिहासिक पेंटिंग हमको कहीं भी नहीं मिली है ना? इससे पुरानी प्रागैतिहासिक पेंटिंग हमको कहीं भी नहीं मिली है। सबसे पुराने गुफा चित्र ही हमको मिले हैं। अब भारत में जो गुफा चित्र हमको मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, कितने मिले हैं, कौन कौन से गुफा चित्र हैं, उसको हम लोग ऐसे समझेंगे। भारत में प्रमुख गुफा चित्र, ये क्लासिकल एरा था पेंटिंग का, जहां हमको सबसे पहली गुफा मिलती है जिसको कहेंगे हम जोगीमारा। जोगीमारा की गुफा चित्र। दूसरी हमको मिलेगी वहां से अजंता, तीसरी मिलेगी बाघ, चौथी मिलेगी सिकंदवासल, नेक्स्ट मिलेगी बादामी, उसके बाद मिलेगी एलोरा, है ना? ऐसी गुफाएं हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो जोगीमारा की गुफाएं कहां पर हैं? छत्तीसगढ़। यहाँ पर वराहा गुफा हमको मिली है, बहुत प्रसिद्ध है वराहा गुफा। इसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, उसी गुफा को, है ना? फिर हमको मिलती है अजंता की गुफा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसी में गुफा नंबर 17 को हम चित्रशाला के नाम से जानते हैं। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला। यहाँ के टोटल 29 गुफाएं हमको मिली हैं। इसके अलावा बाकी गुफाएं मिली हैं, ये एमपी में मिली हैं, मध्य प्रदेश में, और इन गुफाओं के 3 समूहों में इसको बांटा गया है। पांडव गुफा, हाथी खाना गुफा, और उसके अलावा रंग महल।
4 और 5 को रंग महल कहते हैं, 3 को हाथी खाना, 2 को पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो हमको मिली हैं तमिलनाडु। बादामी की गुफाएं मिली हैं कर्नाटक के क्षेत्र में। एलोरा की गुफाएं मिली हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। और भीमबेटका, चूंकि ये इस काल की नहीं है, ये क्लासिकल एरा की है, और ये तो प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक है, प्री हिस्टोरिक है। ये मिली है मध्य प्रदेश, ठीक। अगर मध्य प्रदेश के भीमबेटका और पेंटिंग्स के बारे में आप और बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आपको जब भी समय मिले, जब भी आपका भोपाल जाना हो, तो भोपाल में स्टेट म्यूजियम को जरूर विजिट करें। उस स्टेट म्यूजियम में आपको गुफाओं से संबंधित बहुत शानदार जानकारी मिलेगी और बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता लगेंगी। वहां पर जो हाथी के पूर्वज थे मेमथ, उनका स्केलेटन भी वहां रखा हुआ है, और जितने भी टूल्स उस समय यूज किए जाते थे प्री हिस्टोरिक एरा में, उनके रेप्लिकास भी हैं वहां पर रखे हुए हैं एज इट इज। सो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी सच काइंड ऑफ थिंग्स वर्चुअली, नॉट वर्चुअली, फिजिकली। जब फिजिकली उनको आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी और आपको समझ में भी आएंगी, ठीक। दो आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस, समझ गए। और यही जो अजंता की केव्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो उसी के बारे में एक बुक है जिसको जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा है। जेम्स फर्ग्यूसन ने, और उसका नाम है रॉक कट टेम्पल्स इन इंडिया। ये रॉक कट टेम्पल्स है इंडिया में, ये रॉक कट पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स है, तो ये जेम्स फर्ग्यूसन का है, और ये जीडी हंटर का है, ठीक। और इंडियन पेंटिंग्स है वो पर्सी ब्राउन का है। तो ये तीनों ही किताबें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। और इन गुफाओं की लोकेशन भी याद होनी चाहिए कि कौन सी गुफाएं कहाँ हैं, क्योंकि अगर हम गुफाओं के बारे में एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे तो शायद हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं अपनी स्टडी में, ओके। और पेंटिंग्स में इतना ही नहीं है, पेंटिंग्स में रीजनल पेंटिंग्स भी पढ़नी है। मैं आगे की जो क्लास होंगी अपनी पेंटिंग्स की, उसमें इन सारी चीजों पर चर्चा करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्भव कहाँ हुआ? भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्भव कहाँ हुआ? केरल में हमारी जो क्लासिकल डांस है केरल का, वो फेमस है कौन सा? कथकली। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। और ओडिशा का कौन सा है? ओडिसी। इसके अलावा ये 4 हमारे क्लासिकल डांस हैं। इनके अलावा है 5वां कथक क्लासिकल डांस है, मणिपुरी क्लासिकल डांस है, सत्रिया क्लासिकल डांस है, और 8वां क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो ये 8 क्लासिकल डांस हैं, और कुछ हमारे सेमी क्लासिकल भी हैं। जो सेमी क्लासिकल हैं उनमें से सबसे फेमस है बिहू। बिहू असम। उसके बाद है यक्षगान कर्नाटक। मयूरभंज उड़ीसा, ठीक। डांडिया गुजरात, ठीक। भांगड़ा पंजाब, है ना। और सेमी क्लासिकल के अलावा कुछ है हमारे पास फोक डांस, लोक नृत्य।
और कुछ है जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य, लोक नृत्यों में सबसे फेमस है छपेली। ये बिहार और झारखंड में होता है। गुदम ये मध्य प्रदेश में होता है, डिंडोरी के क्षेत्र में, बेगांव द्वारा। तो ये गुदम है। ठीक, इसके अलावा है रौफ। ये J&K जम्मू कश्मीर में होता है। जनजातीय नृत्यों में बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे नृत्य होते हैं, जैसे कर्मा नृत्य होता है, एक बहुरिया नृत्य होता है, एक गिदड़ी नृत्य होता है, लकड़बग्घा नृत्य होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ dances, folk dances that is used to be follow in दांडिया महाराष्ट्र। नहीं, दांडिया महाराष्ट्र नहीं है, दोनों ही गुजरात के हैं, है ना। महाराष्ट्र में जो लोक नृत्य है वो लावड़ी है बेटा, लावड़ी है ना। दांडिया महाराष्ट्र का नहीं है, दांडिया गुजरात का ही है, महाराष्ट्र का नहीं है। दांडिया एक्चुअली में डांस है, जो गरबा है वो फेस्टिवल का नाम है ना। तो गरबा फेस्टिवल का नाम है, इसलिए अपन को लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। बेसिकली दोनों एक ही हैं। गरबा फेस्टिवल के दौरान ही डांडिया डांस किया जाता है ना। गरबा फेस्टिवल के दौरान डांडिया नृत्य किया जाता है, जैसे भगोरिया फेस्टिवल के दौरान भगोरिया नृत्य किया जाता है, ठीक वैसे ही। ऊपर से फिर हम ये भी देखते हैं, हमारे कुछ डांसेस को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। हेरिटेज में, तो हेरिटेज में शामिल किए गए उनमें राजस्थान का कालबेलिया, ठीक, ये उसमें शामिल है, 2010 में ही शामिल किया था। और अभी मयूरभंज को भी शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में। तो जो डांसिंग ट्रेडिशन है वो आपको अच्छे से पता, और डांस का उल्लेख हमको स्पष्ट रूप से कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है वो किसकी है, भरत मुनि की है। इसलिए नाट्य शास्त्र को कभी कभी पंचम वेद कहा जाता है, कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि भारत की संस्कृति की बहुत अच्छे से व्याख्या करता है। तो भरतनाट्यम पूछा है, तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु। ठीक, ये कुचलपुरम से शुरू हुआ है, इसलिए उसे कुचिपुड़ी कहते हैं। कथकली वो है जिसके लिए आपको कलारीपट्टू सीखना पड़ेगा, तब आप कथकली कर पाएंगे, वरना आप कथकली नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगर आपको याद हो तो मैंने जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर बहुत डिटेल में बात की थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि कौन कौन से तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। हमारे संगीत में गायन और वादन का बड़ा महत्व है ना। संगीत में ये है गायन और ये है वादन, ये दोनों ही संगीत, शास्त्रीय संगीत की विधाएं हैं। वादन में जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनको हम देखते हैं। कुछ ऐसे वाद हैं जिनको कहेंगे तत्ववाद, कुछ ऐसे हैं जिनको कहेंगे तंतुवाद, कुछ ऐसे हैं जिनको कहेंगे सुशिरवाद, ये वाद है सुशिरवाद। और कुछ ऐसे हैं जिनको कहेंगे अनहदवाद, और कुछ ऐसे हैं जिनको कहेंगे घनवाद। ठीक है, इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमको दिखाई देते हैं। तो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है तंतुवाद है, एक तंतु इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट है। तत्ववाद का मतलब है कि तार के कंपन के द्वारा, है ना, तार में जो कंपन होगा उससे जो ध्वनि निकलेगी उसको हम लोग कहते हैं तंतुवाद। जैसे इसमें हम जिसको भी देखेंगे तो इसमें गिटार इसी में आएगा, ठीक है, और वीणा इसी में आएगा, गिटार भी इसी में आएगा, वीणा भी इसी में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे सितार वगैरह सब इसी में आएंगे। तंतु में वो आता है जिसके ऊपर एक स्ट्राइक करनी पड़ती है अपन को, है ना, एक स्ट्राइक करनी पड़ती है, उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो वो तंतु नहीं होता है, तत्व होता है, तंतुवाद, है ना। सुशिरवाद वे हैं जिनमें हवा भर करके
बजाए जाते हैं। अनहद वे हैं जिसमें चमड़े से बने होते हैं, उस पर थाप और ताल ली जाती है। घनवाद है, इसमें धातु की ध्वनि उत्पन्न होती है धातु के टकराने से, है ना। तो वीणा, जो वीणा है और विचित्र वीणा है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। वीणा तंतु में, सॉरी इसमें नहीं है ना। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तंतुवाद। क्योंकि सुशिर में कौन से हैं? जो हवा भरकर चलाए जाते हैं, चाहे कैसे भी चलाए जाएं। जैसे हारमोनियम किस में आएगा? इसी में आएगा। घनवाद कौन से हैं? ध्वनि धातु के टकराने से होती है। अब अवनद का मतलब होता है जो चमड़े से मढ़े होते हैं, चाहे ढोलक है, इसके अलावा नगाड़ा है, इसके अलावा मृदंग है, पखावज है। तो तंतु में वो तार के स्ट्राइक करने से आवाज निकलती है तार पर, तो इसमें आते हैं वीणा इत्यादि जैसे। उसका सही उत्तर होगा तंतुवाद। ठीक, इस पर मैंने सिलेबो किया है। गायन की अगर हम बात करेंगे तो गायन की यहाँ पर हमको शास्त्रीय परंपरा दिखाई देती है। गायन की एक शास्त्रीय गायन और एक होता है लोक गायन। इसमें 7 सुरों का महत्व होता है, इसमें 7 सुरों का महत्व नहीं होता है। और भारत के शास्त्रीय गायन की परंपरा में 2 बड़ी वो हैं, एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय और एक कर्नाटक शास्त्रीय गायन शैली, है ना। तो इन दोनों की अलग अलग विधाएं हैं। ये दक्षिण में फेमस है। इनके सुरों को यूज करने की तरीके अलग अलग हैं। जैसे यहाँ आप जब देखेंगे तो इसमें आपको ख्याल दिखाई देगा, इसमें आपको ध्रुपद दिखाई देगा, इसमें टप्पा दिखाई देगा, इसमें धमार दिखाई देगा, धमार, इसमें तराना दिखाई देगा। ये सब इसमें आते हैं। इसमें ठुमरी भी दिखाई देगा, ठुमरी, और इसमें आपको तिल्लना दिखाई देगा, क्योंकि उनके नाम साउथ इंडिया की लैंग्वेज से लिए गए हैं। इसमें जाति स्वरम है ना। इसमें अकेला स्वरम भी है, इसमें पल्लवी भी है। इसमें अलग अलग, जैसे जैसे हम ध्रुपद तराना ये है, ऐसे इसमें ये है। लोक गायन थोड़ा सा अलग है। और इसके अलावा सुगम संगीत भी है जो शास्त्रीय संगीत से इंस्पायर है। इसमें रविंद्र संगीत भी है, कव्वाली भी है, कव्वाली के अलावा गजल भी है, वो सब इसी के हिस्से हैं। ठीक है, चलिए तो यहां हम देखेंगे अपनी गायन परंपरा को। तो इसका सही उत्तर होगा वीणा। और मैंने कहा है कि संगीत के बारे में आजकल प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चाहे संगीत के घरानों को लेकर पूछे जाएं या किसी प्रकार से पूछे जाएं, तो आप उसे समझ सकते हैं। डी बिल्कुल सही है। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैली कौन सी है? राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैली, देखिए प्राचीन चित्रकला तो मैंने आपको बताई कि वो तो आपको गुफाओं में ज्यादा दिखाई देती है प्राचीन चित्रकला। इसके अलावा चित्रकला, जो मध्यकालीन चित्रकला है, वो अलग अलग क्षेत्रों में फेमस हो गई। जैसे पहाड़ी चित्रकला का जो सेंटर था वो कौन सा था? उत्तराखंड। मुगल चित्रकला के कुछ सेंटर थे, जैसे कि आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, ये मुगल कालीन कला के सेंटर थे। और कांगड़ा किसका था? पहाड़ी चित्रकला का, है ना। वो सॉरी, उत्तराखंड में ये भी पहाड़ी चित्रकला का था। मेवाड़, ये राजस्थानी चित्रकला का था। जो राजस्थानी चित्रकला विकसित हुई, उस चित्रकला में कई शैलियां निकली, जैसे कोटा शैली, बूंदी शैली, जोधपुरी, जयपुरी, किशनगढ़ी। तो किशनगढ़ी जो शैली थी, इस किशनगढ़ी शैली को हम लोग कहते थे बनी ठनी। ये बनी ठनी शैली थी। और इस शैली में ही सबसे सुंदर पोर्ट्रेट बनाए जाने लगे। सबसे सुंदर अगर पोर्ट्रेट कहीं बनते थे तो राजस्थान की बनी ठनी शैली में बनते थे।
और इन पोर्ट्रेट का संबंध होता था कि इसमें भीड़ भाड़ वाले दरबारी चित्र नहीं बनते थे जिसमें बहुत भीड़ भाड़ हो। ऐसे चित्र बनते थे जिसमें पहली बार पर्दे में महिलाओं को दिखाई जाने लगा, क्योंकि राजस्थान में घूंघट परंपरा बहुत तेजी से चलते थे। तो राजस्थान की घूंघट परंपरा को देखेंगे तो पर्दे में दिखाई जाने वाले चित्र हमको दिखाई देने लगे वहां पर। तो ये इसी में बने, और इसमें जो चित्र बनते थे उसमें मछली नुमा आंख बनती थी। बहुत फेमस चित्र यहाँ पर बनते थे। चित्रों की आंखें ऐसे करके बनाई जाती थी। तो बड़े फेमस चित्र बनते थे और पोर्ट्रेट ही बनते थे ज्यादातर। जितने भी दरबारी चित्र हैं, अगर आप मुगलों के चित्र देखेंगे तो ज्यादातर बनी ठनी शैली में ही प्रतीत होते हैं जो दरबारी चित्र हैं, चाहे वो अकबर का चित्र हो, जहांगीर का चित्र हो, बाबर का चित्र हो। वैसे मुगल काल में चित्रकला का खूब विकास हुआ, जिसमें सबसे अधिक विकास जो हुआ है वो जहांगीर के समय हुआ। इसलिए जहांगीर के समय को चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है कि उसके समय पर चित्रकला बहुत एक्सट्रीमली फेमस हुई, बहुत एक्सट्रीमली। और उसी के समय पर बहुत सारे चित्रकार ऐसे थे, जैसे मंसूर उसी के समय के चित्रकार हैं, मंसूर, ठीक है। मनोहर उसी के समय के चित्रकार हैं। बेहजाद बाबर के समय का चित्रकार है, बेहजाद, है ना। अब्बू इस्मत सिराजी ये हुमायूं और अकबर के समय का चित्रकार है, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी, जरी कलम, है ना। तो जरी कलम की उपाधि उसको दी गई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि चित्रकला के ये सारे, और इसमें एक्सट्रीमली अगर हम देखेंगे इन शैलियों में, तो राजस्थानी शैलियों में पीला, हरा और नीला रंग ज्यादा यूज किया गया एक्सटेंसिवली। मतलब लाल रंग यूज था लेकिन बहुत प्रखरता से उसको यूज नहीं किया जाता था लाल रंग को, बाकी के रंग उसमें बहुत ज्यादा यूज किए गए। इसलिए किसी भी चित्र को देख करके तत्कालीन समय के बारे में एक कयास लगाया जा सकता है कि इस समय की चित्रकला कैसी रही थी। ठीक, चलिए, शंख किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अब शंख में हम लोग कैसे बजाते हैं उसको? हवा भर करके, हवा मुंह से भरते हैं, इसलिए शंख कौन सा होगा? सुशिरवाद होगा, शंख, है ना। अनुवाद में क्या क्या आएंगे इसमें? मृदंग, पखावज, ढोलक, नगाड़ा, चमड़े का यूज किया था वे सब आएंगे इसमें। हारमोनियम, ठीक है, सैक्सोफोन, ठीक, माउथ ऑर्गन, ये सब इसमें आएंगे। घनवाद में क्या आएगा? घंटा, मंजीरा, ये सब इसमें आएंगे। तंतुवाद में वीणा, गिटार, ये सब इसमें आएगा। वीणा इसमें आएगा, सितार इसमें आएगा, है ना। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? अजंता की चित्रकला का अब प्रश्न है कि अजंता की चित्रकला किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे कि अजंता की चित्रकला मूलतः कहां से शुरू होती है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक है, जहां से हमको कुषाण, सातवाहन, ठीक है, शुंग, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है ना। और इन चित्रों में हम देखेंगे तो हमको बौद्ध, जैन,
और हिंदू धर्म के चित्र बहुतायत से मिलते हैं। 7वां चित्र बुद्ध को समर्पित है और उन चित्रों का जो मूल विषय है वो क्या है? बुद्ध की जातक कथाएं। बुद्ध की जातक कथाएं, तो जातक कथाओं से संबंधित है, इसके बारे में इसमें जानकारी हमको मिलती है ना। इसके अलावा महाभारत है। महाभारत रामायण का विषय है, महाभारत का विषय नैतिक है, इनका विषय आदर्श है। तो ये यूटोपियन सब्जेक्ट में डील करते हैं और ये एथिकल सब्जेक्ट में डील करते हैं। महाभारत, महाभारत के कालांतर में अनुवाद भी हुआ है। तो महाभारत का जो अंग्रेजी अनुवाद किया है वो किया है के.एम. गांगुली ने, और रामायण का जो अनुवाद किया है वो किया गया है ग्रिफिथ के द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा। ठीक। और रामायण के कई वर्जन हैं, जैसे रामायण में एक है आदि रामायण, एक है रामायण, एक है रामचरित मानस, और एक है तमिल रामायण, तमिल रामायण। ठीक। तो आदि रामायण के बारे में कहा जाता है ये तो काक भुसुंडी की रामायण है जो लिखित में नहीं है, बरवली है। और रामायण वाल्मीकि का है। रामचरितमानस तुलसीदास का है, अवधि में, ये संस्कृत में है, और ये तमिल में है, इसको कंबन ने लिखा है। और आदि रामायण, काक भुसुंडी के रामायण को ही आदि रामायण कहा जाता है। तो रामायण आदर्शात्मक चरित्र है जिसे कई भाषाओं में लिखा गया है, इंग्लिश में भी। हाँ, इंग्लिश में भी इसके डिस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन के। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सी है? भारत की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सी है? देखिए, ताजमहल को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया, सांची को 1989 में इंक्लूड किया गया विश्व धरोहर में, और अजंता को 1983 में इंक्लूड किया गया, कुतुब मीनार को 1993 में किया गया। ठीक, ये सभी धरोहर हैं, जिसमें से ताजमहल, सांची, अजंता, कुतुब मीनार, इसमें से सांची मध्य प्रदेश में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, अजंता महाराष्ट्र में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है ना। तो हमको ये तो पता ही है कि कितने क्षेत्रों को कब कब शामिल किया गया। अगर एमपी की बात करेंगे तो एमपी में विश्व धरोहर में भीमबेटका भी है, जिसे 2003 में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा खजुराहो टेम्पल भी हैं, जिन्हें 1986 में शामिल कर लिया गया है ना। और अभी उसकी जो लिस्ट है टेंटेटिव, उसमें लेटेस्टली ओरछा और ग्वालियर के दुर्ग को भी शामिल किया गया है, ओरछा और ग्वालियर के दुर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राइमरी हमारे उसमें हैं। तो सबसे पुराना कौन सा है? अजंता। नेक्स्ट, रासलीला का संबंध किससे है? शिव से संबंधित है तांडव, राम से संबंधित है रामलीला, और कृष्ण से संबंधित है रासलीला, और इनसे संबंधित है दुर्गा से संबंधित अष्टमी पाठ है ना। तो दुर्गा अष्टमी, कृष्ण लीला
रासलीला, रामलीला और शिव तांडव। तो रासलीला का संबंध कृष्ण भगवान से है ना। और अगर स्थान पूछा जाए तो क्या है, तो इसका स्थान है वृंदावन, है ना, वृंदावन। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर, है ना, तंजावुर, तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर। कांचीपुरम में, चिदम्बरम में और मदुरै में। मदुरै में मदुरै कौंड के मंदिर हैं, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर हैं, ठीक है। कांचीपुरम में कुचलपुरम के मंदिर हैं, चोलों के बहुत सारे मंदिर हैं। चिदम्बरम में श्री मंदिर है, श्री मंदिर, इसी में हमको देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाती हैं। मध्य प्रदेश में चाहे पीएससी द्वारा किए जाए, चाहे उसे व्यापम के द्वारा किया जाए, तो हमें अधिकांशतः है उन प्रश्नों को अगर हल कर लेना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और उसी प्रैक्टिस के संदर्भ में अगर हम देखेंगे इस समय, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं प्रैक्टिस के संदर्भ में कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक ऐसे टेस्ट, मतलब ऐसे एमसीक्यू की तलाश है जो ऑथेंटिक हो और जिनका डिस्कशन करने से, जिनको हल करने से हम परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्नों को सही कर पाए। तो ऐसी एक टेस्ट सीरीज को अवनीश सर ने बनाया है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप पेपर देना चाहते हैं एमपी से संबंधित कोई भी, तो उसका अध्ययन एक बार जरूर करें। भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी का प्रयोग किसने किया? तो देखिए, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी और फिरोज शाह तुगलक। तो इन सब ने भूमि की नाप करवाई, ये तो सत्य है ना। तो जो शेरशाह सूरी है, उसमें दो चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। एक है सिकंदरी गज और एक है गज ए सिकंदरी, ठीक। और सन की दंडी या डंडी, सन की डंडी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मानक छड़ी, इन्होंने इसका प्रयोग किया और शेरशाह सूरी ने इसने, फिरोज शाह तुगलक ने खुरियत का प्रयोग किया भूमि की नाप करने के लिए। तो इन सबके अपने अपने महत्वपूर्ण हैं, कार्य हैं। लेकिन भूमि की नाप छत्रपति शिवाजी ने मानक छड़ी के आधार पर की थी और इसकी राजस्व संबंधी प्रेरणा उन्होंने मलिक अंबर से ली थी। उन्होंने इसकी प्रेरणा मलिक अंबर से ली थी, ठीक है। तो मलिक अंबर से ली थी। और मलिक अंबर कहां से आया था? ये इथोपिया से आया था, ठीक। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने तो नहीं, सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। और फिरोज शाह तुगलक को तो हम स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत सारे कामों के लिए याद करते हैं, पहले भी उसको पढ़ चुके हैं। जैसे उसने बहुत सारे बाग बगीचे बनवाए, उसने जौनपुर शहर की स्थापना की, उसने जो शहर है हरियाणा के आसपास के जो शहर हैं उनकी स्थापना करी उसने। इसके अलावा उसने बाग बगीचों के साथ साथ दीवाने बंदगान भी बनवाया, दीवाने मुस्तखराज भी बनवाया। तो उसने बहुत सारा कार्य किया है और इसने बहुत सारे टैक्स को खत्म करके केवल खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात को ही बनाए रखा। और एक नया अटकर उसने जोड़ा था सर्ब, जो उसने सिंचाई के लिए जोड़ा था, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में नहरें बनवाई थी। तो नहरें सिंचाई के लिए बनवाई थी, तो सिंचाई के लिए टैक्स वसूलना उसका काम था। नेक्स्ट, राजा जयसिंह द्वारा किस स्थान पर वैधशाला नहीं बनवाई गई?
मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह ने जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली में वेधशाला बनवाई। दिल्ली में जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 बनाई, लेकिन इनसे पहले एक वेधशाला जिसको बनाया गया विजय बहमनी शासक के समय पर। बहमनी शासक था ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के किनारे दक्षिण में के किनारे पहली बात तो एक नगर बसवाया जिसका नाम रखा उसने फिरोजाबाद, और वहीं दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ठीक, तो वेधशाला एक्चुअली में जय सिंह से पहले भी बन चुकी थी। जय सिंह से पहले भी बहुत सारी वेधशालाएं बनी हुई थी। क्लियर? यहां हम ये देखेंगे कि 5 वेधशालाएं इन्होंने बनवाई थी मिर्जा राजा जय सिंह ने। प्रश्न है कि कहां पर वेधशाला नहीं बनवाई गई थी? तो मथुरा आपको यहां दिखाई दे रहा है, उज्जैन दिखाई दे रहा है, बनारस दिखाई दे रहा है, लेकिन आगरा में कोई भी वेधशाला उन्होंने नहीं बनवाई थी। तो सही उत्तर होगा इसका आगरा। ए बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सी सही उत्तर नहीं है। कहां नहीं बनवाई ये पूछा है ना? ये नहीं पूछा है कि कहां बनवाई, कहां नहीं बनवाई उन्होंने, है ना? किस शासक का संबंध कोहिनूर हीरे से नहीं रहा है ना? तो कोहिनूर हीरा है कोहिनूर हीरा, ये मिला गोलकुंडा की खान में। किसके समय पर? प्रताप रुद्रदेव। ये कौन थे? काकतीय शासक। ये काकतीय शासक थे, इनके समय पर ये मिला। ठीक, इसके बाद ये गया किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। खिलजी के बाद ये तुगलकों के पास रहा, और अंत में इस शासक का संबंध प्रताप रुद्रदेव से तो रहा ही, इससे भी रहा, और ग्वालियर के राजा विक्रम देव के पास भी रहा। लेकिन जयचंद के समय ये हीरा उपलब्ध नहीं था, और राजा जयचंद का इस हीरे से कोई भी संबंध नहीं है। बाद में हीरा आपने देखा, इस हीरे का नाम पहले यहां से निकला, तो पहले इसको बाबरी हीरा कहते थे। बाबरी हीरा, बाबर ने इसको कट करके शेप दिया था। इसके बाद फिर वह जैसे ही मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था, उसके तख्ते ताऊ से छीन के ले गया नादिर शाह। तो जब नादिर शाह के पास था, नादिर शाह ने उसे नाम दिया कोह नूर। कोह का मतलब होता है पर्वत, और नूर का मतलब होता है रोशनी। तो रोशनी के पर्वत यानी रोशनी के पहाड़ की संज्ञा दी, तब से उसका नाम हुआ कोहिनूर। फिर वो रणजीत सिंह के पास रहा, रणजीत सिंह से यह ब्रिटिशर के पास गया। तो एक लिंक तो यह याद रखनी है कि ये हीरा अंग्रेजों को किससे मिला? तो अंग्रेजों को पंजाब के महाराज रणजीत सिंह से मिला। रणजीत सिंह के जो पुत्र थे उनसे मिला ये दिलीप सिंह से, है ना? DULEEP, दुलीप सिंह से ये हीरा उनको मिला। ठीक, तब से उन्हीं के पास है। यस, वेरी गुड।
तो उन्हीं से हीरा उनके पास चला गया। अभी ब्रिटेन के पास ही ये हीरा है और ऑफिशियली उन्होंने इसके लिए बड़ा नाटकीय अंदाज दिया कि उन्होंने इस हीरे के बारे में जो कहने लगे इन्होंने छीन लिया है, हीरा छीन लिया है। तो उन्होंने इंग्लैंड में दिलीप एक समारोह आयोजित करके दिलीप सिंह से कहा ये हीरा ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट कर दो। उन्होंने खुद ही गिफ्ट मांगा कि हमको ये गिफ्ट में दे दो। तो चूंकि वो तो उन्हीं के अंडर में रह रहे थे, वहीं पढ़ लिख रहे थे, तो उन्होंने वो हीरा उनको दे दिया। अंततः वो हीरा उनको मिल गया। ठीक, नेक्स्ट, सैयद बंधुओं का अंत किस मुगल बादशाह के समय हुआ? अब आप देखिए, औरंगजेब के बाद औरंगजेब के बाद सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह। इन्होंने 1707 से 1712 तक शासन किया। ठीक, और इसके बाद आते हैं जहांदार शाह। इन्होंने 1712 से 1713 तक शासन किया। और इसके बाद आते हैं फर्रुखसियर। इन्होंने 1713 से 1719 तक शासन किया। देखिए, औरंगजेब के मरने के बाद अब्दुल्ला हसन और हुसैन अली, इन दोनों को इन दोनों को कहा गया सैयद बंधु। ठीक, तो ये चाहते थे कि दरबार उनके अनुसार चले, और दरबार उनके अनुसार तब चलेगा जब शासक उनकी मर्जी से बने। तो जो शासक उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता था उसे वो पदच्युत कर देते, यानी कि वहां से पद से हटा देते थे। दरबार में उनका जमाव इतना ज्यादा हो गया था इसी कारण से, क्योंकि ये धार्मिक मामलों के भी प्रमुख थे। फर्रुखसियर के बाद फिर आते हैं रफी उर दरजात, और फिर आते हैं रफी उद दौला। इन्होंने भी 4.5 महीने और इन्होंने भी 1719 में ही शासन किया। और इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, 1719 से 1748 तक। जब मोहम्मद शाह शासक बना, जिसे रंगीला के नाम से भी जानते हैं, तो उसे लगता था कि राजा बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक इन लोगों का प्रभाव है राजा बनने का कोई भी अच्छा काम तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। अतः मोहम्मद शाह ने 1722 तक इन दोनों भाइयों का वध करवा दिया। एक को जहर दे के मार दिया और एक को जेल में डाल करके उसको छुरा घोंप करके मरवा दिया। तो दो का उसने अंत कर दिया 1722 तक। तो इसके समय पर सैयद बंधुओं का अंत हो गया, और इन्हें ही कहा जाता था उस समय किंग मेकर, क्योंकि ये राजा अपनी पसंद का बनाते थे, इसीलिए। अब यहां हम देखेंगे बहादुर शाह को हम लोग कहते थे शाह ए बेखबर। और इसको कहते थे लंपट, और इसको कहते थे घृणित कायर। इसी के समय ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को फरमान दिया गया, शाही फरमान, जिसे कहते थे दस्तक पत्र। और इस दस्तक पत्र ने अंग्रेजों को चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी कि आप बिना टैक्स के यहां पर व्यापार कर सकते। ठीक है, तो इस कारण से मुगलों की आय, राज्य की आय कम हो गई, और उन्होंने इस दस्तक पत्र का मिसयूज करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध किया था सिराज उद दौला ने। और सिराज उद दौला ने जब उसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप हुआ प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। ठीक, एक तो ये याद रखने हैं हमको।
और मोहम्मद शाह को तो आप जानते ही हैं, रंगीला कहा गया। और फर्रुख के समय दस्तक पत्र जारी हुआ, जिसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह। रंगीला, ठीक। देवेर का युद्ध कब लड़ा गया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत के कुछ युद्ध बड़े प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में प्रश्न अक्सर पेपरों में आते हैं, जैसे तराइन, तराइन का 1, तराइन का 2, तराइन के 3। फिर पानीपत, पानीपत का 1, पानीपत का 2, पानीपत के 3, ठीक है। इसके अलावा हल्दी घाटी, इसके अलावा बाबर्स बैटल, बाबर के युद्ध 1, 2, 3, 4, ये बहुत सारे युद्ध एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम तराइन का पहला देखेंगे तो 1191, सेकंड 1192, थर्ड 1215, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, इसमें पृथ्वीराज जीते थे, इसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। ये इल्तुतमिश और ताजुद्दीन अल्दौस के बीच में हुआ था, ठीक। पानीपत का पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 को, ठीक। ऐसे ही हल्दी घाटी 18 जून 1576 को, और ये है 1526 20 अप्रैल। और बाबर का दूसरा है खानवा 16 मार्च 1527। फिर है ये घाघरा, और ये घाघरा है 5 मई 1529 को। और ये है जनवरी 2 1528 को, ठीक है। इसके अलावा हमें जितने भी युद्ध, जैसे हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी 1576 में हुआ, और इसके 6 साल बाद 1582 में महाराणा प्रताप ने क्या किया, दशहरे के अवसर पर मुगलों के खिलाफ एक बड़ा आक्रमण किया, जिसे देवेर का युद्ध कहते हैं। देवेर एक जगह है जो आज राजसमंद जिले में आती है। और इस आक्रमण के बाद ही मुगलों को लगा कि महाराणा प्रताप की शक्ति कम नहीं हुई है, और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक सैनिक को, उसके सेनापति को, उसके बख्तरबंद, उसके घोड़े और उसको स्वयं सहित उसको काट दिया था, ठीक। उनमें से कौन सी शास्त्रीय गायन शैली नहीं है, अभी मैंने बताई थी। ख्याल शास्त्रीय गायन शैली है, ध्रुपद शास्त्रीय गायन शैली है। इसके जनक हैं स्वामी हरिदास, ठीक है। प्रथम गायक हैं गोपाल नायक। प्रसिद्ध गायक हैं तानसेन और बैजू बावरा, ठीक, ये प्रसिद्ध गायक हैं। इसकी शैली है जिसको कहते हैं बानी, इसकी शैली को बानी कहा जाता है। ख्याल है, ख्याल के जनक हैं अमीर खुसरो, जिसके जनक हैं, कुछ लोग सरकी शासकों को मानते हैं,
धमार भी शास्त्रीय शैली है और धमार का क्षेत्र रहा है उत्तर भारत। इसको चिन्मयानंद ने प्रारंभ किया था। ठुमरी भी शास्त्रीय, ठुमरी भी शास्त्रीय शैली है। इसमें सभी शास्त्रीय शैली हैं। मैंने कहा था इसमें एक भी ऐसी नहीं है जो शास्त्रीय शैली नहीं है। शास्त्रीय शैली नहीं है, मैं वो आपको बता देता हूँ कौन कौन सी नहीं है। जैसे ये 4 शास्त्रीय शैली हैं। टप्पा भी शास्त्रीय शैली है। शास्त्रीय शैली नहीं है उसमें हमको मिलेंगी गजल, ये शास्त्रीय नहीं है। ठीक, इसके अलावा कव्वाली, ये शास्त्रीय नहीं है। ठीक है, तो ये शास्त्रीय शैलियों में नहीं आता है। जैसे रविंद्र संगीत है, ये भी इसमें नहीं आता है शास्त्रीय शैलियों में। तो ये सुगम संगीत में आते हैं, शास्त्रीय शैलियों में नहीं आते। नेक्स्ट, निशार नामक सिक्का किस शासक द्वारा चलवाया गया? मुगल कालीन सिक्कों में अगर हम देखेंगे तो बाबर की अगर हम बात करेंगे तो कुछ सिक्के बाबर के हमको मिलते हैं। एक है शाहरुख, चांदी का सिक्का है। एक है बाबरी, ये भी चांदी का है। ठीक है, एक चलाया काबुल में, एक चलाया कंधार में। ठीक, अकबर के समय के सिक्के हैं चुगुल, संसव, मुहर, है ना, ये सिक्के हैं। ये सब स्वर्ण सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं। शाहजहां ने सिक्का चलाया था आना। ठीक, और औरंगजेब ने कोई सिक्का अलग से नहीं चलवाया। इसके समय पर एक दमड़ी जरूर प्रचलन में आई थी लेकिन सिक्का नहीं आया। निसार सिक्के का संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है। निसार सिक्के का संबंध है जहांगीर से। जहांगीर से सिक्के का संबंध है। इसके अलावा मुगल काल में जो गोल्ड कॉइन है उनके लिए 4 मिंट थी। ठीक, और उसी समय सिल्वर कॉइन थे, उनके लिए 14 मिंट थी गोल्ड सिल्वर। और एक था कॉपर, कॉपर के लिए 42 मिंट थी उस समय। और ये जानकारी कहाँ है? अकबरनामा में। ठीक है, जो अबुल फजल ने लिखा था उसी में। तो मुगल कालीन सिक्के बहुत प्रसिद्ध रहे थे और अकबर ने सिक्कों पर राधा कृष्ण की मूर्तियां भी बनवाई। उनकी आकृतियां भी अकबर के समय पर बनवाई गई थी। ठीक है, चलिए हाँ, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है, प्रो मैक्स लाइव बैच, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी और आपकी तैयारी मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे क्षेत्रों की ओर, मध्य प्रदेश में जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उन क्षेत्रों की ओर आप जा पाएंगे। अमरावती शैली का संबंध किससे है? संगीत की अमरावती कोई शैली नहीं है। संगीत की मैंने बता दी है। संगीत में ध्रुपद है, ख्याल है शास्त्रीय संगीत में। इसके अलावा हिंदुस्तानी है, कर्नाटक है। ठीक है ना। नृत्य में आप देखेंगे तो अमरावती शैली नहीं है, इसमें शास्त्रीय है, अर्धशास्त्रीय हैं और उसके साथ साथ लोक नृत्य, जनजाति नृत्य हैं। और चित्रकला में भी अमरावती शैली नहीं है, मूर्तिकला की शैली है अमरावती, जो
आंध्र प्रदेश में प्राप्त होती है और इसमें बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए यह बौद्ध स्तूप में प्राप्त होता है। वरना चित्रकला में तो हमको फ्रेस्को दिखती हैं, टेम्पेरा दिखती हैं, ये शैलियां हमको अक्सर दिखते हैं। नेक्स्ट, कौन सी एक नागर शैली की उपशाखा नहीं है? नागर शैली की उपशाखा नहीं है, तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर के 3 वर्जन हैं, नागर स्टाइल, बेसरा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। नागर स्टाइल में फिर हमको 3 उप स्टाइल और मिलती हैं। एक है चालुक्य, चंदेला और इसको कहते हैं कलिंग स्टाइल। अब द्रविड़ में हमको कौन सी मिलेगी? इसमें हमको बहुत सारी मिलती हैं, जैसे पल्लव और चोला। पल्लवों में बहुत सारी हैं। पल्लवों में हम देखेंगे तो पहली है मंडप, रथ और राजसिंह, इसको मामल, इसको महेंद्र स्टाइल कहेंगे, है ना। इसके अलावा कलिंग में भी 3 मिलती हैं हमको। एक है रेखा देओल, पीड़ा देओल और खाकरा देओल, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सी नागर शैली की विशेषता नहीं है, तो नागर में आप देख लीजिए, रेखा देओल इसमें होता है, पीड़ा देओल होता है, खाकरा देओल होता है, देवी देओल नहीं होता है। और जो रेखा देओल है, पीड़ा देओल है, ये दोनों ही स्टाइल फेमस होती है किसके लिए? सूर्य, विष्णु और शिव, इन तीनों के मंदिर इसमें बनते हैं। खाकरा में बनते हैं चंडी मंदिर, चंडी एवं दुर्गा के मंदिर, तो ये तो इससे संबंधित है ही नहीं है, ठीक। तो मंदिरों के बारे में क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप क्रिस्टल क्लियर रहे। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए उम्मीद करूंगा कि इनसे संबंधित प्रश्न आपके गलत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों में सबसे नवीनतम मंदिर कौन सा है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सबसे प्राचीन मंदिर 64 योगिनी है, जो 885 में बना। कंदरिया महादेव 1029 के आसपास तैयार हुआ। दूलादेव 1125 में बना और घंटई मंदिर 989 के आसपास बना। तो सबसे पुराना नया मंदिर है दूलादेव, जो शिव को डेडिकेटेड है। शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में स्थित सबसे बड़ा मंदिर, श्रीरंगम मंदिर, तमिलनाडु। ये लार्जेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया मंदिर है। कंबोडिया में जो बना हुआ है वो है अंगोर वाट का मंदिर, और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम मंदिर, विष्णु मंदिर है। ये केरला में है। विरूपाक्ष मंदिर है, ये कर्नाटक में है। बद्रेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है।
प्राचीन भारत के 4 मठों के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? श्रृंगेरी मठ उत्तराखंड में है, ये गलत है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, ये सही है। शारदा मठ गुजरात में है, ये सही है। गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, ये सही है। श्रृंगेरी मठ है वो दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है, उत्तराखंड में नहीं है। ये भारत के 4 मठ हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में फैले हुए हैं। ठीक, तो भारत में जो मठों की परंपरा है वो यही है। शिल्प के से संबंधित कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कांजीवरम साड़ी दक्षिण भारत की है, ये सही है। पटोला साड़ी गुजरात की है, ये सही है, पाटन पटोला कहते हैं। संबलपुरी उड़ीसा, ये भी सही है। जामदानी साड़ी पश्चिम बंगाल की है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट, लोक नृत्य और उनके राज्यों का कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राव जम्मू कश्मीर से संबंधित, सही है। गिद्दा पंजाब से संबंधित, सही है। उट्टन तुल्लन केरला से है, ये गलत है। नेक्स्ट, व्हाइट मुगल पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम डैलरिम्पल की किताब है व्हाइट मुगल, जिसमें वो कहते हैं जेम्स अकिलिक्स क्रिक पैट्रिक ने एक मुगल राजकुमारी खैर उस निसा से विवाह किया, इनकी संतानों को व्हाइट मुगल कहा गया। तो विलियम डैलरिम्पल की बुक है व्हाइट मुगल। पुस्तक ब्लैक टाइगर के लेखक कौन है? देखिए, व्हाइट टाइगर पुस्तक बहुत फेमस है, जो अरविंद अडिगा ने लिखी है। व्हाइट टाइगर, और ये पुस्तक 2008 में इसको बुकर अवार्डेड है। सर्जन पाल सिंह ने लिखा है ब्लैक टाइगर। खुशवंत सिंह की बहुत सारी बुक हैं, जैसे एक है मार्क ऑफ विष्णु और एक है ट्रेन टू द पाकिस्तान और एक है उनकी दिल्ली। लालकृष्ण आडवाणी की ये नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी एक रेगुलर फ्रिक्वेंट लेखक नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिन पर हमने डिस्कस किया। मिलते हैं फिर, आप लोग बने रहिए अगली क्लास के लिए। फिर हम आगे मिलेंगे इसी क्लास में, फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए।